हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में ना हम लोग इनकम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली की डेली यहाँ पे शाम के 7 बजे आपको एक 10 से 15 मिनट का लेक्चर मिलता है, जिसके अंदर मेरे प्यारे दोस्त हम एक दिन कॉन्सेप्ट करते हैं और ठीक उसके अगले दिन उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा और ये कंटिन्यू चल भी रहा है कुछ दिनों से। तो हमारा ये जो सीरीज है ना, जिसमें हम परसेंटेज का लेकर के चल रहे हैं अभी फिलहाल, जब हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो कोई हम एडवांस मैथ का एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है दोस्त? तो यहाँ पर उसी कड़ी में हमारा आज परसेंटेज का टाइप नंबर 8 है, जिसमें हम इनकम बेस्ड सवाल करने वाले हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे या फिर सीडीएस के कोई भी एग्जाम हो, जहां पर इनकम बेस्ड सवाल आते हैं, इनकम से रिलेटेड सवाल आता है परसेंटेज के अंदर, तो वैसे क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास के अंदर हम इनकम बेस्ड के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने पॉसिबल टाइप हो सकता है, वो सारा करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, जिनको ये नहीं पता कि ऐसा कुछ सेशन चलता है 7 बजे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन इसलिए करना है मेरे दोस्त, क्योंकि ना आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन ना टेलीग्राम के अंदर 24 घंटे पहले हम दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले ही टेलीग्राम के अंदर दे दिया गया है बिना सोल्व किए हुए। तो उसमें आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप उसको सोल्व करके देखो, और जितना आपसे बन पा रहा है बनाओ, जो नहीं बन पा रहा है केवल वही क्वेश्चन आकर के वीडियो में देख लो। क्योंकि पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपसे सवाल बन जा रहा है तो। ठीक है, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक सवाल करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 का पूछा हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का पूछा हुआ मेरे भाई। सवाल ये कह रहा है सर कि सीमा और दर्शन दो लोग हैं, उनके इनकम का रेशियो जो है ना वो 2:3 है। दो बंदे हैं, है ना, एक का नाम है सीमा और एक का नाम है दर्शन। ठीक है, उनका आय यानी इनकम का रेशियो कितना है मेरे भाई? 2:3 है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हो और वो पीडीएफ से पहले नहीं सोल्व कर पाए हो, तो आप अभी सोल्व करके देखो तुमसे बनता है या नहीं बनता है ना। इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। सवाल ये कह रहा है कि उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना, एक्सपेंडिचर मतलब होता है मेरे प्यारे भाई खर्चा, तो खर्चे का जो रेशियो है मेरे दोस्त वो है 12:19। आया ना? खर्चे का जो रेशियो है वो 12:19 है। सवाल हमसे ये बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सीमा और दर्शन का, मतलब सीमा और दर्शन दोनों मिला करके कुल कितने खर्च करते हैं। यदि उनका सेविंग का दे रखा है कि अगर ये लोग बचाते कितना है, अगर वो लोग बचाते हैं 15,000 रुपया, सीमा बचाती है और ये 9,000 रुपया बचाती है, तो ऐसे केस में जैसे मान लो ये सीमा है, सीमा वो सीमा नहीं है जो सीमा हैदर थी। ठीक है ना? तो ये सीमा है। सीमा में मतलब वो याद आ गया मैं, सीमा और दर्शन ये दो लोग हैं। तो सीमा का इनकम का है 2:3 है और दर्शन का एक्सपेंडिचर 12:19 है। तो सेविंग जो है यहाँ पे 15,000 और 9,000 रुपये करती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जब कभी भी इनिशियल रेशियो, ये इनिशियल रेशियो यानी शुरुआत का रेशियो, ठीक है, फिर बीच में कुछ हुआ, बीच में कुछ घपला हुआ, जैसे मान लो सेविंग कुछ 5-15 हजार रुपया सेव किया, 9,000 रुपया सेव किया, तब ना उसके बाद एक्सपेंडिचर बचा होगा। क्योंकि दो ही चीजें, जैसे मान लो कि मेरे पास इनकम पता है कि कोई आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है और वो खर्च 6,000 रुपया कर रहा है, या फिर ऐसा सोच लो कोई आदमी 10,000 कमा रहा है और खर्च सेविंग मान लो 6,000 कर रहा है, तो खर्चा 4,000 है। तो कहने का मतलब है ना कि इनकम, जब हम दो चीज के साथ कंपेयर करते हैं ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर, अगर इन दो चीज को कंपेयर करते हैं तो इसका बीच का पार्ट होता है सेविंग। क्यों? क्योंकि इनकम तब आएगा ना जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करेंगे। आया ना? बिल्कुल सही। तो यही बोल रहे थे कि ये शुरुआत का रेशियो दे रखा है इनकम, फाइनल हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर। बीच में कुछ छेड़छाड़ हुआ सेविंग में, कि सेविंग एक ने 15,000 करा, एक ने 9,000 करा। जब कभी भी दो रेशियो दिया हो और एक तरफ से कांस्टेंट वैल्यू दे रखा हो 15,000 9,000, तो ऐसे केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। क्या करना है मेरे भाई? ऐसे केस में आपको लगाना है दोस्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में हम लोग तिरछे गुना कहते हैं ना, तिरछे गुना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। देखो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में क्या करना होता है, यहां से इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 19 गुना 38। ठीक है, यहां से इसमें गुना करो 12 या 36। अब ये दोनों का डिफरेंस लो, 38 और 36 का डिफरेंस कितना का है आप बताओ? 2 का। तो रेशियो में 2 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ से पैसा का डिफरेंस लेना है। 12 नमा कितना हो जाएगा? 108,000। आया ना लल्लू? बताओ ना।
108,000, और ये कितना हो जाएगा, 15 करना है ना, 19×5 = 95, और 19 × 19, 15×9 = 135, 13, 15×13 = 28 ना, तो 28 5,000 ये आ गया इस दोनों को गुना करने पर। ठीक है, इस दोनों का आप अंतर ले लो, 28,500 में 10,000, 10,000 है, 28,000 नहीं है भैया, 2,85,000 में 1,08,000 घटाना है। ठीक है दोस्त, तो कितना आएगा जी, क्या आएगा, 2,85,000 में 1,08,000 घटाना है, तो 1,00,000 पहले घटा दो। ठीक है, फिर 85,000 में 8,000 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 1,77,000 में, 1,77,000 इनके बीच का डिफरेंस बच रहा है। ठीक है, सवाल हमसे ये बोल रहा है कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, कुल खर्चा कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो का मान कितना दे रखा है सवाल में, आप बोलोगे दो का मान दे रखा है सर 1,77,000 है ना, 1,77,000 है ना, तो 1,77,000 है, तो मेरे दोस्त एक का मान कितना होगा, 2 × 8 = 16, और एक हो जाएगा 2 × 8 = 16, और एक हो जाएगा 2 × 5 = 10, 00, 88,500। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि सीमा का इनकम कितना होगा, आप बताओ सीमा का, जब हम दोनों का इनकम निकाले मेरे भाई, जब हम दोनों का इनकम निकालेंगे ना, तो सीमा का इनकम कितना होगा, सीमा का इनकम 2 है, तो 2 का मतलब कितना है, 177, 2 का मतलब तो 177,000 ही तो है ना, और दर्शन जो है, दर्शन उसका इनकम कितना हो जाएगा, 3 है, 3 का मतलब है एक का मान 88,500 है, जब आप 3 का वैल्यू निकालोगे तो 3 से गुना करो, 5 से 15 के बाद बाकी एक, 8 तरीके 24 के 4 बाकी 2, 8 तरीके 24 और 2 26। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, अब ना हमें ना इनकम नहीं पूछा था, हमें पूछा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, जब हम सेविंग को माइनस कर देंगे, तो भाई साहब सेविंग यहाँ पे माइनस करो, 15,000 रुपये ये सेविंग करती है, तो इसको माइनस करो, ये 0, 0, 0, 2, 16। ठीक है, इतना रुपया इसका खर्चा है सीमा का। ठीक है, ये कितना सेविंग करती है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 9,000, तो जब यहाँ माइनस करेंगे 0, 0, 5, 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 25। अब दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ लो, हमसे ये पूछा था कुल खर्चा कितना है, ये कितना हो जाएगा सर, 0, 0, 5, 5, 2, 7, 6, 5, 11 के बाकी एक, 2 और 1, 3, 1, 4, 417500, 417500, यहाँ पे 418500 दिख रहा है, कहीं गलती तो नहीं की है, 0, 0, 5, 14, 7, ले भैया गलती हो गया का जी, दर्शन 3 से गुना करेंगे ना, तो 3 × 5 = 15 के बाद बाकी एक, 3 × 8 = 24 और 1 × 25, अच्छा अच्छा यहाँ पर 5 आएगा, 3 × 5 = 15 के बाद बाकी एक, 3 × 8 = 24 और 1 × 25 के बाद बाकी 2, 3 × 8 = 24 और 2 × 26। ठीक है, यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ जब 5 आएगा ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब 6 आ जाएगा तो 6 और 2 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बी इस सवाल का सही आंसर है। इस सवाल को बनाने का यही बेस्ट तरीका होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि सर जब आप एक का मान निकाल दिए और आपसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछ ही रहा था, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो कि सर एक का मान अगर मेरे पास 88,500 रुपए है, टोटल एक्सपेंडिचर 12 और 19 कितना हो जाएगा, 31, सर 31 से गुना कर दीजिए। अगर आप इसको 31 से गुना करते हो तो ये कितना आ रहा है, आप देखो, अब हम गुना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 31 से गुना करने पर ना ये नहीं आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, ये गलत माना जाएगा। पता है क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि याद रखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है, ये गलत तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहां से हम केवल इनिशियल रेशियो का मान निकाल सकते हैं, शुरुआत वाले रेशियो का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको बीच का रेशियो का मान निकालना है तो फिर नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट, उसके लिए हमें ये पैसा को घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम केवल इनकम का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर या बीच वाले रेशियो का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्त, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि एक्सपेंडिचर ऑफ अ सुधा, एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा, अच्छा ठीक है, सुधा कोई किसी का नाम है भाई, सुधा का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो उसके सेविंग से 175% ज्यादा है, सुधा जी है। अब इसके ना बात हो रहा है एक्सपेंडिचर की और सेविंग का। ठीक है दोस्त, ये एसएससी जीडी 2025 का पूछा हुआ सवाल है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि सुधा का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो सेविंग से 175% ज्यादा है। अगर सुधा का सेविंग 100 रहा होगा, सुधा का सेविंग 100 रहा होगा, तो 175 ज्यादा है, मतलब 275। हम इसका रेशियो ले लेते हैं और रेशियो को नीचे लिखेंगे, 25 से 4 पर जाएगा और 25 से कितना पर जाएगा, आप बोलोगे 11 पर,
तो अगर इसका सेविंग का रेशियो और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा सर वो 11:4 का होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर उसके खर्च को घटा देते हैं 12%, अगर उसके खर्च में 12% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, और उसके सेविंग में 40.5% की वृद्धि की जाती है, 40 दशमलव मेरे भाई 5% की वृद्धि करी जाती है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनकम कितना बढ़ेगा। इनकम कैसे बनता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर इनकम तो तब बनेगा ना जब दोनों को मिला देंगे। जब भी ऐसा सवाल हो कि दो चीज को मिलाने के बाद तीसरा चीज बनता है, जैसे यहां पर क्या हो रहा है ना मेरे भाई कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और सेविंग को मिलाने के बाद इनकम बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो अगर ये एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाने के बाद इनकम बन रहा है तो इनकम ऐसा चीज है जो दो चीज को मिलाने के बाद बन रहा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ लगाते हैं वेटेड एवरेज, है ना? तो 12 × 11 करोगे माइनस का 132। ये सब रट लो, कुछ चीज रटना होता है, जैसे 13 × 12 156 होता है, 11 × 12 132 होता है ना? 36 × 5 180 होता है। तो ये सब कुछ चीज रटा करो अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो। 4 से गुना करते हैं, 4×5 = 20। अरे भैया ऐसे नहीं करो, 4×4 = 40 160 और 5×4 = 20 यानी 160, और आधा को 4 से गुना करेंगे तो 2, तो 100 हो जाएगा 62। ठीक है, टोटल रेशियो से भाग देंगे क्योंकि इनकम टोटल मिलाने के बाद आता है। तो टोटल रेशियो कितना बनता है मेरे भाई? 11 और 4 15 का। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 30 आ रहा है प्लस में, और यहाँ 15 का क्या हो गया, भाग दे देंगे, यानी 2% का इंक्रीजमेंट आ गया। तो इनकम में 2% का इंक्रीजमेंट आएगा यदि हम सेविंग को 175%, मतलब अगर किसी व्यक्ति का यानी सुधा का एक्सपेंडिचर 175% बढ़ गया है, ठीक है, सेविंग से, और उसके एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है और सेविंग में 40.5% की वृद्धि हुई है, तो ऐसे केस में जो इनकम होगा वो मात्र 2% बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बुझा रहा है तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा माइंड को फ्रेश करने के लिए बस लाए हैं, इतना तगड़ा तगड़ा सवाल। ठीक है, तो ये तगड़े तगड़े सवाल को भी करना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने इनकम का 16.66% खर्च करता है रेंट पर। रेंट देगा ना भैया, तो 16.66% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/6। ठीक है, तो वो कोई व्यक्ति ना अपने इनकम का, अपने आय का 1/6 जो है वो हाउस यानी घर के रेंट पे खर्च करता है। 16.25% खर्च करता है बच्चों के शिक्षा पे। अब बाल बच्चा हो गया तो बच्चों के शिक्षा पे खर्च करेगा। ठीक है, तो बाल बच्चा होने पे 16.25% रिमेनिंग का यानी बचे हुए इनकम का जो वो हाउस रेंट पे देता है, उसकी बची हुई इनकम का 16.25% वो बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। मेरे प्यारे दोस्त 16.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है मेरे भाई 13/80। ये बात रट लो, कुछ चीज रटो 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 रटो, तोता की तरह रटो कि 13/80 हो जाएगा 16.25%। ठीक है, तो सवाल ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो अपने इनकम का 16.66% जो है वो घर के किराए पे खर्च करता है, 16.25% जो है वो बचे हुए इनकम का वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। अब वो 4700 रुपया इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। मान लो इको पार्क जाएगा, वाटर पार्क जाएगा, ठीक है, तो उस पे कोई अगर ये सोच रहा होगा सर शादी का भी वाटर पार्क जाएगा, इको पार्क जाएगा, अगर इतना है तो ठीक है, अच्छी बात है। वो 4700 रुपया खर्च कर रहा है इंटरटेनमेंट पे। आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम यानी बचे हुए इनकम में से वो 15% खर्च करता है भोजन पर। ठीक है, नाउ ही गिव्स 1480 रुपया। अब वो अपनी पत्नी को भी देता है, देख रहे हो कितना मान रहा है। तो अब वो ना 1480 रुपया अपनी पत्नी को देता है ब्यूटी पार्लर के लिए भाई। तो उसके बाद भी 23,000 रुपया जो है ना वो आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर देता है। तो कह रहा है कि उसका इनकम कितना है। जीवन में ना बस इतना ही कमाना है जिससे सब कुछ हो जाए। बताओ, हाउस का रेंट भी दिया गया, इनकम का, बच्चों पे भी खर्च हो गया, इंटरटेनमेंट भी हो गया, ठीक है, भोजन पे भी खर्च हो गया, पत्नी को भी दे दिया, वो भी खुश, और बैंक में भी जमा कर। लेकिन पता है आज की इस महंगाई में इतना कमाने से कुछ नहीं होगा भाई, इससे ज्यादा कमाना है। लेकिन इतना भी काफी है क्योंकि हर चीज हो जा रहा है इसमें ना। कह रहा है कि उसका इनकम बताना है, तो उस फैमिली का इनकम बताना है। क्वेश्चन देके समझ पता नहीं, उनको बहुत हंसी है। इनकम बताना है, ठीक है।
ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि हाउस रेंट पे 1/6 खर्च करता है ना, तो अगर और फिर रिमेनिंग का जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि जैसे किसी चीज पे कुछ पैसा खर्च करता है, फिर बचे हुए पैसे का 13/80 ना वो कहीं और खर्च करता है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो इस दो केस में यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा कि कुछ पैसे जो ओरिजिनल पैसा था उसका 1/6 तो इनकम पे खर्च कर दिया। तो मेरे भाई अगर उसके पास 6 रुपया होगा तो 5 रुपया बचा होगा, क्योंकि 1 रुपया उसने खर्च कर दिया इनकम पर। आया ना? हाँ। लेकिन जब वो बंदा बचे हुए इनकम का यानी 80 रुपया में वो क्या करेगा, 13 रुपया खर्च करेगा, तो 67 रुपया बचे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इस दोनों को कैलकुलेट करें, बस हम सवाल को बस केवल और केवल यहाँ तक बनाए, बच्चों के एजुकेशन तक, अगर हम सवाल को बस इतना ही बनाते हैं, यही तक बनाते हैं, तो पता है क्या होगा? ये 5 से कटेगा 16 बार, 1696 और ये हो जाएगा 67। इसका मतलब है कि यहाँ तक बनाने के बाद हमें ये पता चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति के पास 96 रुपया था पहले, तो अब रेंट देने के बाद और बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो 96 से 67 बच रहा है। ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, 4700 रुपया खर्च कर देता है इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 4700 खर्च करने के बाद क्या होता है कि 15% भोजन पे खर्च करता है। 15% का मतलब होता है 3/20। अगर 4700 रुपया खर्च करने के बाद अगर उसके पास 20 रुपया बचा होगा, तो भोजन पे खर्च करने के बाद उसके पास 3/20 यानी 17 रुपया बचेगा। 20 रुपया में से 3 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है ना? अब वो क्या करता है कि 1480 रुपया अपनी पत्नी को दे देता है। 1480 रुपया यानी उसका और खर्च हुआ। 1480 रुपया पत्नी को दिया और प्लस में 23,000 जो है वो बैंक में जमा किया। ठीक है। ये बैंक में जमा किया और ये घर का बैंक में जमा किया। तो ये आईसीआईसी बैंक में जमा किया और ये घर के बैंक में जमा किया। ठीक है। तो 1480 और 23,000, ये कितना हो जाएगा टोटल? हम बोलेंगे कि 24,480 रुपया इसके पास तब था जब वो भोजन पर खर्च कर दिया था। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? बोलोगे यस सर। जब वो बंदा भोजन पे खर्च किया था तो उसके बाद उसके पास जो पैसा बचा था ना, वो 24,480 था, यानी 17 का मान 24,480। मेरे प्यारे भाई कितना गुना, 17 से काटो, 17 एकम 17, 3 4 7, 17 चौके 68 और फिर से 17 चौके 68, 1440 गुना। अगर हम 1440 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाएगा मेरे भाई कि भोजन पे खर्च करने से पहले उसके पास कितना था। तो ये हो जाएगा 288,000, 28,800। यानी भोजन पे खर्च करने से पहले उसके पास पैसा था 28,800। जब उसने भोजन पे 15% खर्च करा तो उसके पास पैसा कितना बचा, 24,400। जिस पैसे में से 1480 रुपया घर के बैंक में जमा किया और 23,000 रुपया यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में जमा किया। ठीक है। तो 28,800 रुपया तब था जब वो भोजन पे खर्च नहीं किया था। या इसी शब्दों को हम दूसरे या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 28,800 तब था जब वो 4700 रुपया इंटरटेनमेंट पर खर्च नहीं किया था। मान लो, मतलब खर्च कर दिया था तब। मान लो कि ये इंटरटेनमेंट पे खर्च नहीं करता, तो उसके पास कितना पैसा बचता? आप बोलोगे कि सर अगर वो इंटरटेनमेंट पे खर्च नहीं करता तो उसके पास जो पैसा बचता ना, वो 28,800 तो रहता ही, और 4700 और रहता। 4700 क्या रहता सर? और रहता है, यानी 0 0 8 7 15 के बाद बाकी है 28,432 और 133, जो कि 67 का मान होता। जो कि इसका मान होता है 67 का। क्यों? क्योंकि 67 पैसा तब है जब उसके पास इनकम अगर 96 रुपया है, तो भोजन पे खर्च, सॉरी, हाउस रेंट और बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करने के बाद 67 रुपया बचता है। तो यही 67 जो है ना, वो 33,500 का वैल्यू है। कितना गुना है मेरे भाई? 67 से जब हम काटेंगे ना, तो 5 बार जा रहा है, 500 गुना। जब आप इसको 5 से गुना करोगे तो इनकम आ जाएगा। 500 गुना कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6 25 30 जीरो बाकी 3, 9 पचे 45 और फिर 48 डबल जीरो, यानी 48,000 रुपया वो बंदा कमाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कई सारे बंदा या बंदी फंस सकते थे और फंसे भी होंगे। तो ये सवाल को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया, बढ़िया से बात क्लियर हो रहा है, तो एक काम करके जाओ, कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है तुमसे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़े, बोलो ना जी, नहीं बोलोगे? एलपी सीबीटी 2 का सवाल है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक आदमी जो है ना, वो 10% अपने मंथली इनकम पे खर्च करता है। अगर उसका मंथली इनकम 30% बढ़ जाता है और 20%
प्रीवियस सेविंग से सेविंग बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च करेंगे। सेम सवाल है जैसे हम शुरू वाला कराएं, बट इसमें रिवर्स मेथड लगाना है। तो आप इस सवाल को करना रिवर्स मेथड लगा करके या फिर रिवर्स डेविएशन लगा करके। ठीक है, ये बच्चा ये सवाल रिवर्स डेविएशन से भी हो सकता है, तो रिवर्स डेविएशन लगा करके करना और कर करके इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। देखते हैं कितने बच्चा या बच्ची इस सवाल को कमेंट में बता सकते हैं। जो भी बच्चा कमेंट में बताएगा उसको हम उधार इनाम देंगे कुछ, अभी नहीं बताएंगे, जब नहीं देंगे, सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है, एक एक बच्चे को कमेंट में आंसर बताना है, हर किसी की जिम्मेदारी है, अपना जिम्मेदारी पूरा करो। ठीक है, तब जाके कुछ होगा। तो ये कमेंट में आपको इसका आंसर करना है बना करके। ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, और जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं, जिसमें हम अगले कॉन्सेप्ट को लेकर लेंगे परसेंटेज का। ठीक है, और फिर आगे हम आपसे बात करेंगे बढ़िया से बैठ के। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक यू, बाय बाय सभी को, थैंक यू। भूलना मत, क्या, हमको नहीं, चैनल सब्सक्राइब करना मत। कहाँ गया जी मेरा माउस का, वांट टू कीप एनोटेशन, वेयर इज माउस, माउस इज नॉट करिंग काम। ये भाई कहाँ गया यार, माउस का नहीं काम कर रहा है। तो घटलेगा जी। काम ही नहीं कर रहा है भाई। कंट्रोल डब्ल्यू, कुछ नहीं काम कर रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बदमाश हो रहे हो बेटे। ठीक है, बाय बाय सभी को, थैंक यू।